हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम सोशल सिक्योरिटी से। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कई तरह की अनवांटेड एक्टिविटीज़ के प्रभाव के खिलाफ पीड़ितों की रक्षा करना, उनका समर्थन करने का प्रयास करना, इस वजह से कि लोगों का जीवन जोखिम में है, उन्हें ही सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है, यानी सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा दो शब्दों से बना हुआ है, पहला कि सामाजिक और दूसरा सुरक्षा। विद्वानों के अनुसार वो सुरक्षा जो कि समाज के द्वारा किसी व्यक्ति की असुरक्षा की स्थिति में दी जाती है, उसे ही सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। अब ये व्यक्ति की असुरक्षा की स्थिति होती है जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम, सेवानिवृत्ति के समय में, बीमारी के समय में, जब तक वो कमाने नहीं जाएंगे तब तक मालिक उनको सैलरी नहीं देगा, जिससे कि उनकी आय में रुकावट होगी, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। विकलांगता के समय, ओल्ड एज के टाइम, सर्वाइवल, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु हो जाना, मैटरनिटी के टाइम महिलाओं को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सैलरी में रुकावट आती है, इनकम इंटरप्शन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि लॉर्ड बेबरिज के अनुसार मजदूरों के जीवन में 6 तरह की ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं जिस स्थिति में उनकी आमदनी में रुकावट आ जाती है, आमदनी रुक जाती है। तो वो स्थितियाँ कौन सी हैं? बीमारी, सिकनेस के समय इनकम इंटरप्शन होता है, आमदनी में रुकावट हो जाती है। मैटरनिटी यानी मातृत्व के समय में इनकम इंटरप्शन होता है। दुर्घटना, डिसअलाइनमेंट, इनकम इंटरप्शन होता है। मृत्यु हो जाती है, अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आय में रुकावट आ जाती है। बेरोजगारी के समय, अनएम्प्लॉयमेंट के समय, ओल्ड एज के टाइम, वृद्धावस्था में, जब कभी भी मजदूरों के जीवन में अगर ये 6 स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो उनकी आमदनी में रुकावट आ जाती है, मालिक उन्हें सैलरी नहीं देती है। किस सिद्धांत पर काम करती है? काम नहीं तो वेतन नहीं, यानी नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर मजदूर को मजदूरी नहीं देता है। तो इस तरह के समय में मजदूर के समक्ष एक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो मजदूर असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसी स्थिति में समाज के द्वारा जो उन्हें सुरक्षा दी जाती है उसे ही सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। अगर हम कुछ देखें तो 3 बातें हमारे सामने आती हैं। पहला कि सुरक्षा कार्यक्रम यानी प्रोग्राम ऑफ सिक्योरिटी कैसे दी जाती है? सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा मुख्य रूप से मजदूरों की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। सुरक्षा कार्यक्रम से मजदूरों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, खास परिस्थितियों के बदले, यानी अगेंस्ट सर्टेन रिस्क। सामाजिक सुरक्षा कुछ खास परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि बीमारी के समय में दी जाती है, मैटरनिटी के टाइम में, दुर्घटना के समय, मृत्यु के समय, बेरोजगारी और वृद्धावस्था। और तीसरी चीज़ जो सामने आती है वो है समाज के द्वारा पाना। सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा दिया जाता है, इसमें संगठन बना करके या सरकार द्वारा डायरेक्ट तरीके से सुरक्षा दी जाती है। या तो कोई संगठन बना करके मजदूरों या गरीबों को या फिर जो वृद्धावस्था है उनको सहारा दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं आमदनी को बनाए रखना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुरक्षा की भावना का विकास करना, सामान्य जीवन जीने में मदद करना। सामाजिक सुरक्षा अस्थायी प्रकृति की होती है और समाज में उत्पन्न समस्या का रोकथाम करना। ये सामाजिक सुरक्षा के 6 उद्देश्य होते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा के विकास का इतिहास कैसा रहा है? तो कहा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा एक आधुनिक अवधारणा है जिसका विकास औद्योगिकरण के बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन भारत के संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि भारत में औद्योगिकरण के पहले भी सामाजिक सुरक्षा की पद्धति पाई जाती थी। हमारे प्रारंभिक काल में सामाजिक सुरक्षा कुछ संस्थाओं के द्वारा दिया जाता था। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा दिया जाता था? मंदिर के द्वारा, मस्जिद, मठ, चर्च, गुरुद्वारे के द्वारा दिया जाता था सामाजिक सुरक्षा, जो कि भूखे लोग हो तो उनको खाना देने का काम, ये सारी चीज़ें इस तरीके से सामाजिक सुरक्षा दी जाती थी, लोगों को मदद किया जाता था। संयुक्त पारिवारिक प्रणाली से, जाति प्रथा द्वारा और हमारी कृषि व्यवस्था के द्वारा और शिल्पी उद्योग से लोगों को इससे रोजगार दिया जाता था, मतलब कि सामाजिक सुरक्षा दी जाती थी। तो हमारे प्रारंभिक काल में भी
जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को दी जाती थी। किस किस जरिए? मंदिर, मस्जिद, मठ, चर्च द्वारा, संयुक्त पारिवारिक प्रणाली द्वारा, जाति प्रथा द्वारा, हमारी कृषि व्यवस्था द्वारा और शिल्पी उद्योग द्वारा। सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी नेचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कानूनी सामाजिक सुरक्षा और अकानूनी सामाजिक सुरक्षा। कानूनी सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है? जब किसी देश को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए यदि संविधान कानून पारित कर दिए जाए और उन्हीं कानूनों के अकॉर्डिंग यदि सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है तो इस तरह की सिक्योरिटी को कानूनी सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। जैसे कि भारत में ESI एक्ट यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ESI एक्ट 1948 क्यों लागू किया गया है। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक्ट लागू किया गया है सरकार द्वारा सिकनेस यानी बीमारी, मैटरनिटी, रोजगार संबंधी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण कि टेम्पररी और परमानेंट शारीरिक डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण कि मजदूरी और उसके कमाने मतलब नहीं कमा सकता है, उसकी अर्जन क्षमता समाप्त हो गई हो या फिर मृत्यु जैसी अचानक से कोई घटना हो जाती है, तो इस तरह की मुश्किलों में कामगार की हित की सुरक्षा के लिए सरकार ने ESI एक्ट 1948 को लागू किया है। ESI एक्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ESI एक्ट प्रकाशित होती है ESIC द्वारा, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा प्रकाशित होती है। ESI एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों ही अपना अपना योगदान करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जरिए सरकार ESI एक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन रेट को फिक्स करती है। कौन फिक्स करती है? एम्प्लॉयज़, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए। और कंट्रीब्यूशन रेट जो है वो वेतन का है 6.5%। कितना है? 6.5% है वेतन का अंशदान की दर, जो कि फिक्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रेट है 4.75% और एम्प्लॉयज़ का रेट है 1.75%। ठीक है। अंशदान की दर वेतन का 6.5% है, जिसमें 4.75% कर्मचारी का अंशदान है और 1.75% नियोक्ता का अंशदान है 4.75% यानी एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी का अंशदान है 1.75%। और ये जो दर है, ये जो कंट्रीब्यूशन रेट है, ये 1 जनवरी 1997 से लागू किया गया और ये जो डेटा है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि PIB से लिया गया है। ठीक है, ये तो था कानूनी सामाजिक सुरक्षा। अब हम बात करेंगे कि अकानूनी सामाजिक सुरक्षा के द्वारा कैसे सोशल सिक्योरिटी दिया जा सकता है। तो जब किसी देश में सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई भी कानून नहीं पारित हुआ है और बिना कोई कानून बनाए ही यदि सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, तो इस प्रकार के सिक्योरिटी को अकानूनी सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तरीके कैसे हैं, यानी मेथड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो मेथड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में पहली तो सिक्योरिटी है सामाजिक बीमा और दूसरा सामाजिक सहायता। सामाजिक बीमा यानी सोशल इंश्योरेंस के द्वारा सरकार कोई भी कानून या फिर योजना बना करके मालिक से और मजदूर से और दोनों से नियमित रूप से अंशदान लिया जाता है और इसी अंशदान से कोष का निर्माण किया जाता है और इसी कोष से श्रमिकों को बीमारी और अन्य किसी कंडीशन में उन्हें लाभ दिया जाता है। सोशल इंश्योरेंस से में सार्वजनिक बीमा होगी, जैसे कि ESI एक्ट 1948 द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया, और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। तो ये हो गई सार्वजनिक बीमा। अब हम बात करेंगे सामाजिक सहायता। तो सामाजिक सहायता में इसमें कोष का निर्माण अंशदान से ना करके सरकार के द्वारा सरकारी खजाने से किया जाता है। इसमें सरकार स्वयं ही श्रमिकों की सुरक्षा करता है। तो ये तो मेथड हो गया सामाजिक सुरक्षा का। आगे हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा की सीमाएं। तो कहा जाता है कि जो देश जितना ही गरीब होगा उस देश में सोशल सिक्योरिटी उतना ही आवश्यकता होगी, सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही आवश्यकता होगी, लेकिन उस देश के पास सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उतना ही कम साधन होगा।
सामाजिक सुरक्षा की सीमाओं की चर्चा करते हुए ये भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा मजदूरों में काम से जी चुराने की भावना उत्पन्न करती है। यदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ बहुत अधिक हो तो मजदूर कभी भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब मालिक, मजदूर, सरकार और श्रम संघ एक दूसरे के साथ सहयोग की योजना छोटे छोटे देशों में बहुत अधिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए अमेरिका सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, ब्रिटिश सामाजिक सुरक्षा प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ईपीएफओ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सोशल सिक्योरिटी से पूछे गए थे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये ईपीएफओ 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन शॉप सिस्टम, यानी संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली। ओपन शॉप सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रतिष्ठान के कर्मचारी को किसी मजदूर संघ की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं होता है। इस वजह से मजदूर संघ के सामाजिक सुरक्षा से बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2017 का ही है। केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी मैंने इसके बारे में अच्छे खासे आपसे बात की है इस बारे में, तो आंसर आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2017 में ही। क्या पूछा गया था? इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रमिक को ये अधिकार है कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उसे परामर्श किया जाए। ये इसका राइट आंसर होगा। जब श्रमिक को ये अधिकार हो कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उससे परामर्श किया जाए, तब इसे श्रमिक की नागरिक संकल्पना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ये भी 2017 में ही पूछे गए थे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपंगों और अनियोज्यों की सहायता प्रदान करना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग आने वाला राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये पूर्व अवधारणा कि मनुष्य स्वार्थी है और स्वयं केंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है, श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है ये? तो इसका राइट आंसर होगा पुलिस थ्योरी, यानी पुलिस सिद्धांत की व्याख्या करता है। ये भी ईपीएफओ 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वो हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला ये कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। ये भी क्वेश्चन भी ईपीएफओ 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है? तो किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी दिया जा सकता है वो बतानी है इसमें। तो इसमें कर्मचारी भविष्य निधि भी सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक सुरक्षा, LIC है। तो एक से ज़्यादा आंसर है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 4, 5 एंड 6 इसका राइट आंसर होगा। कर्मचारी भविष्य निधि, LIC, नेशनल पेंशन स्कीम और पोस्टल प्रोविडेंट फंड, ये इसका राइट आंसर होगा। कर्मचारी भविष्य निधि, सामान्य बिक्री कर, LIC और राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का तरीका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था EPFO 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन है? लाभार्थी 80 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में ही होना चाहिए। और दूसरा है, लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होगी। तीसरा है, किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति या उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। या फिर चौथा है, लाभार्थी को किसी नामिती की अनुज्ञा नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा आंसर है, तो इसका आंसर सी होगा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर होगा। अटल पेंशन योजना का विषय है 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नहीं, तीसरा होगा। किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति या उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, और तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा भी होगा, यानी लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होगी। इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीवन ज्योति योजना 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों पर लागू होती है। दूसरा, स्वतः नामे सुविधा यानी ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है। तीसरा दिया है, जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसे उसके अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना होता है और अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दूसरा और चौथा। जीवन ज्योति बीमा के संबंध में दूसरा वाला सही है, यानी ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है। और ये चौथा, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है। ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। आगे, ये भी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ही लैंग्वेज में ये है, तो आपको PDF मिल जाएगा इसका। सूची मिलान करनी है बोर्ड और समिति और उसके अध्यक्ष आपको बताना है। मैच द कॉलम में श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग 1969 के अध्यक्ष हैं PB गजेंद्र गटकर। कानकाजी पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड 2009 के अध्यक्ष हैं GR मजीठिया। श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग 2002 के अध्यक्ष हैं रविंद्र वर्मा। और सूचकांक पुनरीक्षण समिति 2009 के अध्यक्ष हैं GK चड्डा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर 3421। और ये पूछा गया था EPFO 2012 में। ऑप्शन ए 3421 ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से औद्योगिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बतानी है। तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल सिक्योरिटी था। इसके बाद हम कंप्यूटर एप्लीकेशन को कवर करेंगे, जो कि EPFO एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।